सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है डिटर्मिनेंट्स। तो इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स में हमने क्या जाना था, हमारे पास तीन टाइप के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, उसकी हमारे पास वैल्यू निकालनी होती है। एंड हमारे पास मैट्रिक्स होता है किसी भी इक्वेशंस का अनदर टाइप ऑफ सोल्यूशन, मतलब किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी और टाइप से सोल्यूशन निकाल सकते थे। अब इसमें आता है हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा की तरह हम चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि एक कोई नंबर जो कि कोई मैट्रिक्स से डिफाइंड रहता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास है, सिंपल सा मैट्रिक्स ए बी सी डी। इसके लिए कोई एक नंबर अगर हम डिफाइन कर दें जो कि हम लोग मान लेते हैं एक्स, ये इस पूरे मैट्रिक्स के लिए एक नंबर डिफाइन हो गया। अब ये मैट्रिक्स नंबर एक्स कहां से आया, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आया। क्या आया, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ए बी सी डी। एंड उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में ऐसे लंबे लंबे हम लोग डंडे खींच सकते हैं, जिससे हमें ये शो हो जाएगा कि ये इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, मान लेते हैं एक्स। तो जो एक्स आ गया वो क्या हो गया, इस मैट्रिक्स के लिए एक नंबर डिफाइंड हो गया। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर डिफाइन हो जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक्स, या हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब ये नंबर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो हमारे लगभग 11th-12th में तीन टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। कितने, लगभग तीन टाइप होते हैं। एक होता है ऑर्डर 1 का, एक होता है ऑर्डर 2 का, एंड एक होता है ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 1 मैट्रिक्स कैसा होता है, जैसे हमारे पास आ गया सिंपल ए, या आ गया 1, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट्स है। अब अगर एक ही एलिमेंट है तो जो एक ही एलिमेंट जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। मतलब जैसे अगर इसको मैट्रिक्स मान ले ए मैट्रिक्स, तो जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, यहां मैंने शो कर दिया दो लंबे लंबे डंडे से। इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका क्या आया, इसका ए आ गया। तो ये हमारा है डिटर्मिनेंट। क्या है हमारा डिटर्मिनेंट। दूसरा मैंने बताया था ऑर्डर 2 आता है हमारे पास 11th-12th में। ऑर्डर 2 में मतलब कैसे मैट्रिक्स होते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, सिंपल ये हम लोग मान के चलते हैं। तो इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, या हमें एक ऐसा नंबर डिफाइन करना है जो इस मैट्रिक्स के लिए स्पेशली डिफाइंड हो। तो उसको शो करने के लिए ए डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने की जो ट्रिक होती है, या जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इस एलिमेंट को ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए डी, फिर लगाना है माइनस का साइन, एंड फिर करना है बी को सी से मल्टीप्लाई, माइनस बी सी। तो यहां से एक वैल्यू निकल के आएगी और वो होगा हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यहां तक क्लियर है। अब अगला आता है ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 थोड़ा सा हमारे लिए टफ पड़ जाता है इस वाले सेशन में। बाकी तो ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 तो सिंपल है, जो कि आप लोगों ने देख लिया अभी तक। तो हम लोग इसके लिए अगेन मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए बी सी डी वाला है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। ये एक ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स हमने मान लिया। ये 2x2 का था एंड ये था 1x1 का मैट्रिक्स। इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब एक ऐसी वैल्यू निकालनी जो सिंपली इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, पहले हम क्या करेंगे, जो रूल 1 होता है, रूल 1 क्या होगा, हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करना होगा अलोंग, या तो रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना होगा, या तो कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना होगा। मतलब इस मैट्रिक्स को या तो हम रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, या तो कॉलम के अकॉर्डिंग। मतलब ये हमारा था रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहां तक क्लियर है। मतलब हमें इससे एक्सपेंड करना है, या तो हम इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, या तो हम इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। हम ये दोनों नहीं कर सकते, कि ऐसे नहीं कर सकते कि पहला एलिमेंट रो 1 का हो फिर कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट हो, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, या तो हम रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, या तो कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। पहला रूल तो हो गया क्लियर। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड करेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, -1 की पावर m प्लस n, या हम लोग यहां लिख लेते हैं i प्लस जे। अब ये आई जे क्या है, आई जे है एलिमेंट का पोजीशन। जैसे ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12। तो ये पहला वाला 1 आई है एंड दूसरा वाला 1 क्या है, जे है। यहाँ पे पहला वाला आई एंड दूसरा वाला जे। यहां तक क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर इसको, जैसे हमने पहला एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट लेने के बाद से ही उस वाले रो को, उस वाले कॉलम को हम लोग काटा मार देंगे, बचेगा हमारे पास 4 एलिमेंट। उसका हमें सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है, किस तरीके से, ऑर्डर 2 के तरीके से। मतलब यहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अभी स्पेसिफाई नहीं है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। और क्योंकि एक एलिमेंट लिया है तो वहां पे हमने ए ऐसे लिख दिया, यहाँ पे भी हम लोग कुछ भी एलिमेंट्स लिख सकते थे। अब थोड़ा एग्जांपल, मतलब फॉर्मूला क्लियर नहीं हो रहा, अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसी एग्जांपल को लेके। अभी एग्जांपल था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, रूल 2 के हिसाब से पहले क्या करेंगे, ए को या हम लोग लिख लेते हैं एक्सपेंड अलोंग R1। हमने किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है ए, यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी की वैल्यू, फिर निकालेंगे हम लोग सी की वैल्यू। यहां तक क्लियर है। ए की वैल्यू क्या होगी, यहां फॉर्मूले के हिसाब से पहला एलिमेंट लिखेंगे ए, क्योंकि हम वही एलिमेंट निकाल रहे हैं। दूसरा -1 की पावर i प्लस जे, इस a की पोजीशन क्या है, a11, मतलब i मतलब 1 एंड j मतलब भी 1, मतलब i प्लस जे 1 प्लस 1 इनटू में डिटर्मिनेंट जो बचा हमारे पास e f h i बच गया, क्योंकि हमने यहाँ के रो कैंसिल कर दिए, यहाँ के डिटर्मिनेंट कैंसिल, कॉलम कैंसिल कर दिए। यहाँ बच गया e f g नहीं सॉरी h एंड i, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया। हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब b की वैल्यू के लिए b लिखा पहले, फिर करेंगे -1 की पावर i प्लस j। इस b की पोजीशन क्या है, a12, i मतलब 1, j मतलब 2, मतलब 1 प्लस 2, सिंपल। फिर यहाँ पे हमने b को अगर कैंसिल करेंगे, b के अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम को, बच गया हमारे पास d f g एंड i। क्या बच गया, d f g एंड i। फिर हम निकालेंगे c की वैल्यू, c इंटू -1 की पावर, c की पोजीशन क्या है, a13 है, यहाँ पे 1 प्लस 3 आ गया, सिंपल। और बच गए इसके बाद एलिमेंट्स कौन से बच गए, d e g एंड h। यहां से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप क्या आता है, हम लोग क्या करेंगे, सारे जो एलिमेंट्स आए हमारे पास उसको हम कर देंगे प्लस, a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू होगी जो इस डिटर्मिनेंट को या इस मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर रही होगी। यहां तक क्लियर है। हम लोग एक एग्जांपल लेके अच्छी तरीके से समझते हैं। तो भाई अगर आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, 2/2 का तो आ गया होगा, तो इस एग्जांपल से आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 2/2 का डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सिंपल सा डिटर्मिनेंट दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस दिख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो यहीं पे ना हमारी एक ट्रिक आ जाती है। ट्रिक ये इसी क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी। ट्रिक क्या है कि हम लोग उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, किससे, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, हम लोग क्या करेंगे, उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। ये एक ट्रिक थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, एंड इसी का यूज करके हम लोग इससे एक्सपेंड करेंगे। तो क्योंकि इसमें रो 2 को अगर आप लोग देखोगे तो रो 2 में 2 जीरोस हैं, मतलब 2 जीरोस हैं, तो मतलब 2 यूनिट्स हो गई कैंसिल, बचेगी सिर्फ एक जो कि हमें सॉल्व करनी होगी। और ये काफी सिंपल बन जाएगा एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड अलोंग करते हैं, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है 0, पहला एलिमेंट 0 है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा, 0 इंटू में -1 की पावर, 0 एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A2, क्योंकि रो 2 है एंड कॉलम भी 2 है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A2 एंड 3, इसकी पोजीशन क्या है, A21। तो क्योंकि 0 कौन सा है, इसकी पोजीशन है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में डिटर्मिनेंट कौन सा बच गया, -1 -2 -5 एंड 0, सिंपल। अब आता है हमारा अगला एलिमेंट। अगला एलिमेंट भी 0 ही है। खैर यहाँ पे मेरे को आगे तो सॉल्व करना नहीं चाहिए, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 ही आना है। तो हम लोग आगे इसको सिंपल ही रख लेते हैं। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, इसका भी 0 ही आएगा। अगला एलिमेंट बच गया -1, जो कि काफी सिंपल है।
-1, यहाँ पे बच गया -1 इंटू -1 की पावर। अब -1 की एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A23, मतलब 2 + 3i + j इक्वल नहीं, पहले इसके यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, बच गया 3 - 1 3 and -5, 3 - 1 3 and -5। इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी दोनों एलिमेंट हो चुके हैं 0। तो -1 इंटू -1 की पावर 5, -1 की पावर ओड मतलब माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मतलब प्लस आ गया बाहर, अंदर क्या आया 3 - 1 3 - 5। इसको हमें सॉल्व करना है, जो कि काफी सिंपल है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस करना है। तो 3 इंटू -5 एंड माइनस में -1 इंटू में 3, सिंपल। यहाँ पे कितना आ गया -15 एंड यहाँ पे आ गया +3, कितना आ गया -12। काफी सिंपल एग्जांपल, इसका आंसर आ गया -12। तो ये जो -12 आया, ये क्या है, ये इस डिटर्मिनेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जो सिर्फ इसी डिटर्मिनेंट की आ सकती है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इस डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड। तो अब आ चुके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पे, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेंट की, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो प्रॉपर्टीज कुछ बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी, जो 5 प्रॉपर्टीज है, इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे विद एग्जांपल्स, या थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, वैल्यू डिटर्मिनेंट विल बी सेम बट साइन विल बी चेंज। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, जैसे ABCDEF एंड GHI, सिंपल डिटर्मिनेंट है हमारे पास। अब क्या कहा गया इसमें, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। हम लोग मान लेते हैं कि दो रो, एक रो 1 एंड एक रो 3, ये मैंने मान के चल रहे हैं कि दोनों रो इंटरचेंज हो जाए, ऊपर आ जाए GHI, नीचे आ जाए ABC एंड बीच का ही रहे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, अगर वैल्यू चेंज, मतलब रो चेंज हो गया, तो वैल्यू विल बी, अगर इसकी पहले थी x, तो इसकी रहेगी x, लेकिन x के साथ में क्या आ जाएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी हमें यही कहता है। दूसरा क्या, अगर दो रो एंड कॉलम आर सेम, वैल्यू विल बी 0। अगर यही एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो एंड GHI की जगह अगेन ABC लिखा हो, ऊपर वाला रो सेम टू सेम हो गया, तो क्योंकि दो रो 1 एंड रो 3 सेम है, तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होगी, 0 होगी। अगला प्रॉपर्टी हमें ये कहता है। तो दो प्रॉपर्टी हमने सिंपली समझ ली। तीसरा क्या, अगर एनी रो कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय k, देन होल डिटरमिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय k। जैसे यही एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, k मल्टीप्लाई कर देते हैं इन कॉलम 1। रो बार बार ले रहे हैं हम लोग, कॉलम ले लेते हैं। तो कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया k से, मतलब KA KD एंड KA, यहाँ पे आ जाएगा ABCDEF GHI, यहाँ पे GHI BC ABCDEF, ये हमारे पास बन गया डिटरमिनेंट। हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉलम 1 में k से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाइड हैं। हम इसको लिख सकते हैं k इंटू ABCDEF एंड GHI। इसकी वैल्यू क्या मैंने ऊपर बताई थी, x मान के चल रहे थे, तो k इंटू x हो गया। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थी x एंड कॉलम 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो हमने क्या किया, पूरे डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया। यही एग्जांपल, यही हमारी प्रॉपर्टी थर्ड कहती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें, हमारे पास, मैंने इसको डिजिट फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने सिंपल एक एग्जांपल में लिख दिया है। तो हमारे पास अगर मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का हो, जिसमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम में प्लस किया हुआ कुछ दिख रहा हो, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको और इसको अलग अलग मैट्रिक्स या अलग अलग डिटरमिनेंट बना के चल सकते हैं। मतलब हमने A1 A2 A3 अलग ले लिया, एंड हमारे पास λ1 λ2 एंड λ3 अलग ले लिया, एंड कर दिया दोनों को प्लस, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ पे कर दिया B1 B2 B3, एंड यहाँ पे कर दिया C1 C2 C3, एंड यहाँ पे भी B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। इसमें क्या किया हमने, ऊपर अगर किसी रो या किसी कॉलम में प्लस किया हुआ दिख रहा है साफ साफ, तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं, चाहे वो प्लस हो, अगर यहाँ माइनस हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अगला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग प्रॉपर्टीज
आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या कहता है, ये कहता है जैसे रो आई, यहाँ आई का मतलब क्या है, रो 1 रो 2 या रो 3। अगर कोई रो में हम लोग क्या करना चाहें, रो वन चेंज टू रो 1 प्लस के ऑफ रो 2। अगर हम लोग रो 1 में चेंज करना चाहें कि रो 2 में कुछ मल्टीप्लाई होके वो रो 1 में ऐड हो, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, एग्जाम्पल से लेके हम लोग समझते हैं। हमने क्या किया, इसी वाले एग्जाम्पल में GHI, इसी वाले एग्जाम्पल में हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी, कि रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय रो 2। हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। तो इस प्रॉपर्टी के लगाने के बाद आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि रो 1 क्योंकि चेंज हो रहा है, रो 1 चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, कि रो 1 प्लस रो 2, रो 1 प्लस रो 2 के एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं, मतलब A प्लस G हो गया, B प्लस H हो गया एंड C प्लस I हो गया, यहाँ हो गया D E F एंड यहाँ पे हो गया GHI। सिंपल, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे एक क्वेश्चन, देन हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। सिंपल, तो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, जिससे हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या, हमारे पास ये बुक का एग्जांपल है, जिसमें रो 1 हमारे पास गिवन है 1A स्क्वायर एंड 1B स्क्वायर एंड 1C स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर हमारे पास जीरो नहीं बन रहे किसी डिटरमिनेंट में, तो हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ जीरोस खुद बनाने पड़ते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, हम इसको चेंज करेंगे, एंड इसके साथ साथ कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कॉलम रो 2 को चेंज करेंगे, रो 2 माइनस रो 3। ये हम दो प्रॉपर्टी एक ही साथ लगाएंगे। इससे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, अब रो 1 ये है, रो 2 ये एंड रो 3 ये। हमें क्या करना है, रो 1 में रो 2 को माइनस करना है, लेकिन रो 2 चेंज नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बन गया। देन क्या आएगा, A माइनस बी, फिर आएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, फिर आएगा R2 माइनस R3, जो कि हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। यहाँ पे भी अगेन 0 बन गया, यहाँ बन गया B माइनस सी, एंड यहाँ बन गया B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। रो 3 सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि रो 3 में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहां तक क्लियर है। यहीं पे हमारा लगभग आंसर आ चुका है। हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो A माइनस बी कॉमन आ सकता है। क्यों, क्योंकि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी एंड A माइनस बी, एंड जीरो में से हम लोग कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, A माइनस बी कॉमन ले लेंगे फ्रॉम R1, एंड हम लोग क्या करेंगे, B माइनस सी कॉमन ले लेंगे फ्रॉम R2, जिससे हमारी कैलकुलेशन एकदम हल्की हो जाएगी। फिर ऊपर क्या आ गया, 0, यहाँ भी A माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, बच गया सिर्फ 1, एंड हमने यहाँ पे A माइनस बी कॉमन ले लिया, बच गया A प्लस बी। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। फिर इसी तरीके से इसमें बचेगा 0 1, हमारे पास बचेगा B प्लस सी एंड 1C स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है 2 0 तो बन गए हमारे पास सिर्फ, या हम लोग यहीं से सॉल्व कर देते हैं। इसके दो तरीके आगे बनते हैं, एक तो हम लोग सीधा C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि अगेन हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएं, R1 में से R2 को माइनस करें, जिससे यहाँ पे भी एक 0 बन जाए, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करें। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, शॉर्ट वाला मेथड यूज करेंगे कि एक्सपेंड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे बच गया A माइनस बी, तो सेम टू सेम रहेगा, B माइनस सी भी सेम टू सेम रहेगा। हमें एक्सपेंड करना है इसके अलोंग, तो पहला एलिमेंट तो 0, कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 जाएगा, फिर ये भी 0 आएगा। हमें सिर्फ करना है इसका एक्सपेंशन। तो किसका करना है, यहाँ पे आगे 1 इंटू में। अब क्योंकि यहाँ पे -1 भी लगाना है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन है A ऑफ, क्योंकि ये रो 3 है 3 एंड कॉलम 1 है 1, मतलब A3 1, तो मतलब यहाँ पे बन गया 3 प्लस 1 I प्लस जे। और हमें किसका एक्सपेंशन करना है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 1 1 A प्लस बी एंड B प्लस सी। सिंपल, यहां तक। इसको हमें सॉल्व करना है, सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये बन गया A माइनस बी, देन B माइनस सी, देन -1 की पावर 4, जो कि अगेन 1 होता है, प्लस 1। हमें सिर्फ करना है इसका एक्सपेंशन, मतलब B प्लस सी माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करके A प्लस बी।
यहाँ तक क्लियर है। फिर आया a माइनस बी, b माइनस सी, एंड इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास b से b कट के c माइनस a। ये हो गया हमारे पास सोल्व। यहां तक आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड वाला टॉपिक। सो माइनर एंड कोफैक्टर से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है। कौन सा आता है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक। इसको हम लोग इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग को पहले से पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट की तरीके से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आता है। हम लोग फटाफट से फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमारे पास होना चाहिए। हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस मानते हैं ए बी सी। सिंपल। ए का हम वर्टिसेस मान लेते हैं कि A1 एंड B1 पॉइंट्स है, और बी के क्या है हमारे पास A2 एंड B2। सिंपल। एंड सी के A3 एंड B3। और हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उसके लिए हम लोग सिंपल एक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं एरिया को। हमारे पास एरिया क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे हाफ। हाफ लगाने के बाद अब इन वर्टिसेस का हमें कुछ काम है। हम लोग लिख देते हैं सीधा वर्टिसेस A1 B1, A2 B2 एंड हमारे पास A3 एंड B3। ठीक है। अब यहाँ पे तीन रोज हमारे पास, देन 2 कॉलम्स है। अगर मैं यहीं पे बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट या तो 2/2 होना चाहिए या तो 3/3 होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे भाई। लेकिन ये ना 2/2 है ना ये 3/3 है। हम लोग क्या करते हैं, एक 1 ऐड कर देते हैं, 1 1 1। अब ये हो गया 3/3। हम लोग इसका सिंपली डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमें उसका हाफ करना है, आ जाएगा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू। अब इससे रिलेटेड ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है सीधा हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे कि 0 1 1 2 2 3 हमारे पास पॉइंट्स है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वो तो काफी सिंपल है। दूसरा हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? कि इसमें क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमें एक के की वैल्यू निकालनी है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है एंड वर्टिसेस ये सब भी गिवन है। तो मैंने 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिए। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। हमें कहा गया होगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर कोलिनियर है तो उसी में एक के होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो के कैसे निकलेगा? क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है। हम लोग क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देंगे, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं। अगर बनाएंगे तो उसका ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। हम ट्रायंगल एरिया का 0 कर देंगे, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारे सिंपल है। इसमें ट्रिक भी ऐड है, इसलिए ध्यान से देखना आप लोग क्वेश्चन को। हमें के की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 4 गिवन है एंड हमारे पास वर्टिस गिवन है K0 40 एंड 02। सिंपल हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, K0 4 एंड 0 0 एंड 2। हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। अब सीधा हमें इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। यहां पे मैंने बताया था डिटरमिनेंट निकालने की ट्रिक कि हमें उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालनी है जहां पे नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ जीरो ज्यादा किस में है, C2 में। हम C2 के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो क्या आएगा, 0 0 ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 लिख दिया। एंड -1 की पावर 2 की पोजीशन क्या हमारे पास, A3 एंड 2, मतलब थर्ड रो, 1 2 3 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। सिंपल। हम क्या करेंगे, 3 + 2 एंड डिटरमिनेंट निकाल लेंगे किसका, K1 4 एंड 1। K1 4 एंड 1। सीधा हमें इसको सॉल्व करना है, हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 × -1 की पावर 5 मतलब -1। यहाँ पे आ गया K इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करना है। तो मतलब K × 1 माइनस में 4 × 1 क्या आ गया हमारे पास, -2 बाहर का बाहर ही रहा, अंदर क्या आएगा, K -4 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के प्लस में 8। अब यहाँ पे ट्रिक आती है इस क्वेश्चन की। क्या ट्रिक आती है, हमारे पास एरिया तो गिवन है, क्या है, 4 गिवन है। लेकिन यहां पे देखने वाली बात क्या है, क्योंकि -2k + 8 = 4, हम लोग 4 नहीं, यहाँ पे हम लोग ने गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे भी हाफ आएगा,
एंड हमारे पास यहाँ पे भी हाफ आएगा। तो यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे हाफ ऐड करें तो हमारे पास 2 से 2 कट गया, मतलब -k+4 आया। ये मेरी मिस्टेक थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो -k+4 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 4 के इक्वल है, सिंपल। अब देखने वाली क्या बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पास 4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ये तो नहीं गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई अगर नेगेटिव आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो भी हम लोग तो पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि नेगेटिव भी आ गया तो भी एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। जैसे हमारे पास अगर क्वाड्रेंट में हम लोग देखें एक्स वाई ग्राफ में, तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, हमारे पास 2 ट्रायंगल है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव आएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आएगा। लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो आप लोग तो सिर्फ पॉजिटिव ही बताओगे। अगर ये नेगेटिव -4 भी होगा तो भी आप तो 4² यूनिट बताओगे। तो यहीं पे ट्रिक आ गई, मतलब जो 4 है ये +-4 हो सकता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाएगी आगे से। तो एक कंडीशन बन गई -k+4 = 4, एक कंडीशन बन गई -k+4 = -4। यहां तक क्लियर है? अब ये 4 से 4 कटा, k की वैल्यू आ गई 0, और यहां से 4 से 4 आई थिंक, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी? 4 + 4 8 आ गई। यहाँ पे k की वैल्यू 0 आई और क्या आ गई? 8 आ गई। अगर हम लोग ये नहीं करते +-4 तो k की वैल्यू सिर्फ 0 ही आती। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है? 0 भी आ रही है एंड 8 भी आ रही है। यही एक ट्रिक थी क्वेश्चन की, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया था कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड एक क्वेश्चन भी आप लोग समझ जाओगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो भाई अब अगला टॉपिक आता है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन रही है तो आप लोग के लिए मैं पार्ट 2 बना दूंगा, जिससे आप लोग पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले एंड बोर भी ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 1। आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के लिए।